आज हम बात करते हैं जल उपचार या वाटर ट्रीटमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं कठोर जल व मृदु जल की। जो जल आसानी से साबुन के साथ झाग देता है वह मृदु जल कहलाता है, और जो जल कठिनाई से जल के साथ झाग देता है या नहीं देता है वह जल कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता का कारण। जल की कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड घुले होने के कारण होती है। साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल व पानीटिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण साबुन के लवण से क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बना लेते हैं और झाग नहीं बनने देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम स्टीयरेट जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो वह कैल्शियम स्टीयरेट और मैग्नीशियम स्टीयरेट बनाता है, जो अघुलनशील अवक्षेप के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो झाग नहीं बनने देते हैं। जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। ए, जल की अस्थायी कठोरता अर्थात टेम्परेरी कठोरता, और पी, जल की स्थायी कठोरता अर्थात परमानेंट हार्डनेस। ए, जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। बी, जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट घुले होने के कारण होती है। जल की कठोरता का निर्धारण। जल की कठोरता का निर्धारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक के रूप में करते हैं। कठोरता के लिए उत्तरदायी सभी लवणों का ग्राम अणुभार कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम अणुभार के समतुल्य लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बराबर 100, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार 162, अतः 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा बराबर 162 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के। इसी प्रकार 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 140 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा समतुल्य 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के। कठोरता मापन की इकाइयाँ। मुख्य रूप से कठोरता को भाग प्रति 10 लाख अर्थात पार्ट्स पर मिलियन, ये शॉर्ट में ppm कहते हैं, तथा मिलीग्राम प्रति लीटर में मापते हैं। 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। ppm में कठोरता ज्ञात करने के लिए ppm में कठोरता बराबर कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बटे कठोर लवण का अणुभार गुणा कठोर लवण की मिलीग्राम प्रति लीटर में मात्रा। ठीक है। माना जल के नमूने में 8.1 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा 14.6 मिलीग्राम प्रति लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित हो, तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता
बराबर 100/162 गुणा 8.1 बराबर 5 ppm और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण स्थायी कठोरता बराबर 100/140 गुना 14.6 बराबर 10 ppm। इस प्रकार कुल अस्थायी कठोरता 5 ppm प्लस 10 ppm बराबर 15 ppm आ जाती है। कुल कठोरता बराबर कुल अस्थायी कठोरता प्लस कुल स्थायी कठोरता। जल की कठोरता का निर्धारण की निम्नलिखित विधियां हैं। EDTA विधि। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है। ADTTA सोडियम लवण के रूप में एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन बनाता है। ठीक है ना। इस विधि द्वारा सामान्यतः जल की संपूर्ण कठोरता ज्ञात की जाती है। EDTA विधि निम्न पदों में होती है। नंबर फर्स्ट है 1 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मानक कठोर जल के साथ EDTA विलयन का अनुमापन करते हैं। इस पद में 2 नॉर्मल के EDTA विलयन का लगभग 10 pH पर इरियोक्रोम ब्लैक टी EBT नामक सूचक डालकर 50 ml मानक कठोर जल के साथ अनुमापन करते हैं। सूचकांक अंतिम बिंदु पर लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। M2+ आयन जो कठोर आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में प्लस EBT सूचक pH 10 पे एक जटिल यौगिक बन जाता है। जो कठोर आयन और EBT आपस में मिलकर एक जटिल यौगिक बनाते हैं MEBT, जिसका रंग लाल होता है। और जब यह लाल रंग का जटिल यौगिक EDTA विलयन से क्रिया करता है तब रंगीन अलग तब वह जो है कठोर आयन जो है EBT से हटकर EDT से जुड़ जाते हैं और रंगहीन कलरलेस दूसरा यौगिक बनाते हैं। और इस प्रकार से EBT फिर से उससे अलग हो जाते हैं। विलयन जो है नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जब हम कठोर जल में EBT सूचक डालते हैं तो लाल रंग में बदल जाता है और धीरे धीरे EDTA का अनुमापन करने पर वह नीले रंग में बदल जाता है। माना 50 ml कठोर जल मानक जो के साथ अनुमापन में EDTA विलयन के V1 ml प्रयुक्त होते हैं तब हम जानते हैं कि 1000 ml मानक कठोर जल विलयन में उपस्थित है बराबर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 1 ml मानक जल में उपस्थित है होगा बराबर इतने 0.001 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। 50 ml मानक विलयन में उपस्थित होगा 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। अब V1 ml EDTA क्रिया करता है 50 ml मानक जल से या V1 ml EDTA क्रिया करता है बराबर 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि 50 ml मानक जल में 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। अतः 1 ml EDTA क्रिया करेगा 0.05 बटे V1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है। सेकंड, जल के दिए गए नमूने जिसकी सांद्रता अर्थात हमें ज्ञात नहीं है, जिसकी कठोरता में ज्ञात नहीं है कि 50 ml के साथ फिर से EDTA विलयन का उपरोक्त विधि द्वारा अनुबंध करते हैं। माना EDTA विलयन का जो है V2 ml प्रयुक्त होते हैं जल के उस नमूने के साथ जिसकी हमें कठोरता निकालनी है। अतः 1 ml EDTA क्रिया करता है बराबर 0.05 बटे V1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ऊपर से हमने पाया है। अब V2 ml EDTA विलयन क्रिया करेगा 0.05 गुणा VT बटे V1।
ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। अब 50 ml दिए गए नमूना क्रिया करता है B2 ml EDTA से 50 ml, ठीक है। नमूना में उपस्थित है, इसका मतलब 0.05 गुणा V2/V1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या 10 लाख ml जल के नमूने में उपस्थित होगा 0.05 गुणा VT गुणा 10⁻6/V1 गुणा 500। इसको जो है सिंप्लीफाई करने पे अतः जल की संपूर्ण कठोरता आती है V2/V1 गुणा 1000 ppm। इस प्रकार हम सिंपली पहले EDTA की जो क्रिया अनुमापन कराएंगे वो मानक कठोर जल से कराएंगे, जिसमें रीडिंग म्यूरेट की V1 आती है, और फिर हम अननोन जल जिसकी कठोरता निकाल है उसके साथ कराते हैं। मान लिया उसके साथ EDTA की रीडिंग V2 आती है, तो इस प्रकार V2/V1 का मान रखकर हम अननोन जल के नमूने की संपूर्ण कठोरता निकाल सकते हैं। बी है ओहेनर विधि। इस विधि में जल की स्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता अलग अलग निर्धारित करते हैं और दोनों को जोड़कर संपूर्ण कठोरता प्राप्त करते हैं। इस विधि में जल के नमूने के 100 ml का N/50 HCl विलयन द्वारा मेथिल ओरियन सूचक की उपस्थिति में अनुमापन करते हैं। अंत बिंदु पर विलयन का रंग पीले से नारंगी हो जाता है, ठीक है ना। माना अनुमापन में N/50 HCl विलयन के 20 ml प्रयुक्त होते हैं, तब हम जानते हैं कि 1000 ml NaCl क्रिया करेगा बराबर 1000 ml N कैल्शियम कार्बोनेट से, या 1000 ml NaCl क्रिया करेगा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि 1000 ml कैल्शियम कार्बोनेट विलयन में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होगा, ठीक है ना। या 1000 ml N/50 HCl क्रिया करता है बराबर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, या 20 ml N/50 HCl क्रिया करेगा 1/20/1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। अर्थात 100 ml जल के नमूने में उपस्थित है 20/1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि VML ने जो HCl ने जो है 100 ml से नमूने से क्रिया करी है। इस प्रकार 100 ml जल के नमूने में उपस्थित है 0.01 V ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, या 10 लाख ml जल के नमूने में उपस्थित होगा, तो सिंप्लीफाई करके आएगा बराबर 10 गुणा V ppm, ठीक है ना। इस प्रकार जल की स्थायी कठोरता निकालेंगे। मान लिया 100 ml जल के नमूने के साथ हमने N/50 HCl की क्रिया कर रहे 20 ml लगे, तो सीधे V की वैल्यू रख के हम जल की स्थायी कठोरता निकाल सकते हैं। अब ओहेनर विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता ज्ञात करना। इस विधि में सर्वप्रथम कठोर जल को 20 मिनट तक उबालकर उसकी अस्थायी अर्थात टेम्परेरी कठोरता दूर करते हैं, जिससे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम निम्न प्रकार से जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षिप्त हो जाते हैं, और छानने पर प्राप्त जल में केवल स्थायी कठोरता उपस्थित रहती है। स्थायी कठोरता युक्त जल के 100 ml एक फ्लास्क में लेकर उसमें N/50 सोडियम कार्बोनेट का विलयन अधिकता में मिलाते हैं। यह विलयन जल में उपस्थित स्थायी कठोरता वाले लवणों से क्रिया करके उनको अवक्षेपित कर देता है। निम्न प्रकार अवक्षेपित करता है, समीकरण दी हुई है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट बनाते हैं, और जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का जो आयन है कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेप युक्त उपरोक्त विलयन
को जल उष्मक पर रखकर गर्म करके शुष्क करते हैं और प्राप्त जल को आंसू जल से धोते हैं। इस प्रकार अवशेष में कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं और क्षणित निष्पन्न में NaCl, सोडियम सल्फेट F प्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट युक्त निष्पन्न को मेसिलोन की उपस्थिति में अनुवापन करते हैं NH4 N/50 की सहायता से। मनस्थायी कठोरता युक्त जल के 100 ml में डाला गया बराबर V1 ml N/50 सोडियम कार्बोनेट। कठोरता रहित सोडियम कार्बोनेट युक्त जल में अनुवापन में प्रयुक्त हुए हैं V2 ml N/50 HCl। अतः कठोरता रहित निष्पन्न में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट बराबर V2 ml N/50 सोडियम कार्बोनेट। स्थायी कठोरता युक्त जल में 100 ml में प्रयुक्त V1 - V2 N/50 सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार 1000 ml सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ने क्रिया करी 1000 ml नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट से, या 1000 ml N को सोडियम कार्बोनेट ने क्रिया करी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि 100 ml नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट विलयन में 100 ग्राम कैल्शियम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट शुद्ध रूप में उपस्थित होता है या सॉलिड रूप में। इस प्रकार 1000 ml N/50 सोडियम कार्बोनेट क्रिया करेगा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, या V1 - V2 N/50 सोडियम कार्बोनेट क्रिया करेगा V1 - V2 बटे 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है ना। अब 100 ml स्थायी कठोरता वाले जल में प्रयुक्त V1 - V2 N/50 सोडियम कार्बोनेट, या 100 ml स्थायी कठोरता में उपस्थित V1 - V2 बटे 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 लाख ml स्थायी कठोरता वाले जल में उपस्थित होगा V1 - V2 10⁻6 बटे 1000 × 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार जल की स्थायी कठोरता आएगी 10 गुना V1 - V2 ppm। इस प्रकार संपूर्ण कठोरता जो है स्थायी कठोरता प्लस अस्थायी कठोरता, ये हम इस तरह से निकाल लेंगे। जल की कठोरता दूर करना। जल की कठोरता दूर करने के निम्न मुख्य विधियां हैं। नंबर 1 है क्लार्क विधि। इस विधि में जल को चूने के पानी मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट इनके कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होकर पृथक हो जाते हैं और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं और इस प्रकार अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। दूसरी है सोडा लाइम विधि। इस विधि द्वारा स्थायी व स्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती है। कठोर जल में सोडा व लाइम की निश्चित मात्राएं मिलाकर गर्म करने पर कठोरता दूर हो जाती है। देखिए, लाइम जो है चूने के पानी में बदल जाता है और वह गर्म करने पर अस्थायी कठोरता दूर कर देता है, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो स्थायी कठोरता दूर कर देता है। इस विधि से प्राप्त जल की कठोरता 15 से 50 ppm तक होती है, जो बॉयलरों के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। जियोलाइट या परमिट्यूट विधि। सोडियम और एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेटों को हम सोडियम जियोलाइट या जियोलाइट या परमिटेट कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र Na2Al2Si2OA.XH2O होता है और इनको N2Z सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। रेत की दो परतों के मध्य जियोलाइट की मोटी परत बिछाई जाती है और ऊपर से कठोर जल प्रवाहित किया जाता है, जो रेत की प्रथम परत से छलने के पश्चात परमिटेट से क्रिया करता है और कैल्शियम जियोलाइट पर मैग्नीशियम जियोलाइट के अवक्षेप बनाता है, जिनको रेत की दूसरी परत रोक लेती है और मृदु जल छनकर नल के रास्ते बाहर आ जाता है।
कि जल में अस्थायी कठोरता से सोडियम जियोलाइट और क्रिया करके कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बनाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार स्थायी कठोरता से भी सोडियम जियोलाइट क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बनाता है। कुछ समय पश्चात जियोलाइट के अधिकतर सोडियम आयन के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन द्वारा विस्थापित होने के कारण जियोलाइट की मर्दूकरण क्षमता समाप्त हो जाती है। जियोलाइट को पुनर्जीवित करने के लिए परतों के ऊपर से सोडियम क्लोराइड का 10% का विलयन प्रभावित किया जाता है, जिससे कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाती है और फिर से मर्दूकरण करने लगते हैं। देखिए कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट जो उपस्थित है जियोलाइट की परत में, वो सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके फिर से सोडियम जियोलाइट में बदल जाता है। इस प्रकार से मर्दूकरण मर्दजल प्राप्त होता है, जिसकी कठोरता मात्र 10 से 15 ppm होती है। कैलेगन विधि, इस विधि में जियोलाइट के स्थान पर कैलेगन अर्थात सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। कैलेगन के 4 सोडियम आयन जियोलाइट विधि की भांति कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार जल विलेय सोडियम कैल्शियम मेटाफॉस्फेट और सोडियम मेटाफॉस्फेट बनाते हैं। जल की कठोर नहीं करता है, अहितकर नहीं होता है। देखिए ये सब रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है ना। ये सब केमिकल रिएक्शन है जो होते हैं। 5वें आयन विनिमय रेजिन विधि, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन विनिमय रेजिन अघुलनशील, तिरछे, जुड़े हुए और महिम छिद्रयुक्त लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनायन विनिमय रेजिन RH+ और ऋणायन विनिमय रेजिन ROH-। सबसे पहले कठोर जल को धनायन विनिमय स्तंभ से प्रवाहित करते हैं, जहां रेजिन द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से जो धनायन रेजिन है वो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से क्रिया करके को रिप्लेस करता है, एक्सचेंज करता है, प्रोटॉन जल में छोड़ देता है और उनको अपने पास रोक देता है। इसके पश्चात कठोर जल को ऋणायन विनिमय स्तंभ से में प्रवाहित करते हैं और जल में उपस्थित क्लोराइड, सल्फेट आदि ऋणायन जो हैं वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखिए जो ऋणायन रेजिन है वो ऋणायनों को रोक लेता है और हाइड्रोक्सिल आयन को जल में छोड़ देता है। इस प्रकार दोनों स्तंभों से क्रमशः H आयन और OH आयन मुक्त होकर होते हैं, जो संयुक्त होकर जल के अणु बनाते हैं। इस प्रक्रम द्वारा प्राप्त जल की कठोरता अत्यंत कम, लगभग 2 ppm होती है। ठीक है ना। कठोर जल से हानि, बॉयलरों में कठोर जल निरंतर वाष्पीकृत होता रहता है, जिससे घुलित लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। ये लवण संतृप्तता की स्थिति में बॉयलरों की भीतरी सतह पर कठोर परत बना लेते हैं, जिसे पपड़ी कहते हैं। इस पपड़ी में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, जो गर्म होने पर पपड़ी का रूप में बदल जाते हैं। ठीक है ना। नरम व ढीली पपड़ी को सलज कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सलज के रूप में उपस्थित रहता है। बॉयलरों के पानी में उचित मात्रा में सोडियम कार्बोनेट व सोडियम फॉस्फेट मिलाते हैं, जिससे पपड़ी सलज में बदल जाती है, जिसे आसानी से पृथक कर लेते हैं। देखिए पपड़ी जो होती है वो सलज में बदल जाती है और उसे आसानी से पानी के बहाव में अलग किया जा सकता है। ठीक है ना।